Assalamu alaikum students. We start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. Today our topic subatomic particles, behavior of subatomic particles, mass number, atomic number. तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर तीन टॉपिक जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हमारा है सबएटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम के अंदर मोर देन 100 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मॉडर्न रिसर्च में तो ये कहा गया है कि मोर देन 200। अभी जो मतलब इसमें स्टडी आ रही है, मोर देन 200 एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उनमें से कुछ तो स्टूडेंट को हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल का नाम देते हैं, और कुछ को हम किसका नाम देते हैं, नॉन फंडामेंटल का नाम देते हैं। अब फंडामेंटल वो होते हैं जिनके ऊपर मोस्टली प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं एटम की, रिएक्टिविटीज जैसे हो गई, मैस हो गया, ठीक है, वो उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल, जिनके ऊपर मतलब मोस्टली प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। और जिनके ऊपर ये मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती उनको हम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिट्रॉन, न्यूट्राइनो, मैजन, इस तरह से अप टू सो ऑन काफी सारे हैं। जो फंडामेंटल है वो स्टूडेंट तीन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो इसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इन 1896 के अंदर। वो आप इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन। इसको गोल्डस्टीन ने, यूगन गोल्डस्टीन, और अगर आप उसकी बात करें न्यूट्रॉन की तो उसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ये शॉर्टकट इसकी हिस्ट्री है। अब स्टूडेंट इसके अगर हम मैथ की बात करें और चार्ज की बात करें तो ये टेबल में गिवन है। मैथ इसका अगर ग्राम या किलोग्राम में हम मेजर करें तो वो स्टूडेंट आता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये -27 की बजाय कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -24 आ जाएगा। यानी कि 10⁻³ जो है वो इसमें ऐड कर दें। 10⁻³ ऐड करेंगे तो ये -27 है, +3 करेंगे तो ये -24 बन जाएगा। तो एमसीक्यूज में आपसे ये दोनों ऑप्शन पूछ सकता है। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से इसका भी मैथ थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मैथ तो इतना कम होता है, इसको हम मैथ में क्या करते हैं स्टूडेंट, निगलेक्ट करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके जो एटम का मैस कैलकुलेट किया जाता है वो इन दोनों के मैस को मिला के कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मैस इतना कम होता है कि उसको हम क्या करते हैं, एटम के मैस को कैलकुलेट करने में यूज ही नहीं करते, उसको हम निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, निगलेक्ट कर देते हैं। वेरी वेरी स्मॉल, इसी वजह से इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इनका अगर रिलेटिव मैस लिया जाए, रिलेटिव क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ रिलेट किया जाता है, या न्यूट्रॉन को आप यूं कह सकते हैं कि प्रोटॉन के साथ रिलेट किया जाता है, इसी वजह से इसको हम रिलेटिव मैस का नाम देते हैं। तो जैसे आप 1.672 को 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 ग्राम पे डिवाइड करेंगे, इनके दोनों मैसेज को आपस में डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास मोस्टली क्या आएगा, 1। तो इसी वजह से देखें इसको रिलेटिव मैस का नाम दिया गया है, यानी कि एक सबएटॉमिक पार्टिकल को दूसरे के साथ रिलेट किया गया। अच्छा, अब इसमें 1 अगर इनकी चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है इनका स्टूडेंट वो किसके अंदर होता है, कूलम्स के अंदर। कूलम्स जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है। 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और इसका 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का इसके प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है, इसका पॉजिटिव में होगा तो इसका नेगेटिव का। सेम बात अगर इन दोनों का चार्ज हम रिलेट करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो वो भी 1 आता है, क्योंकि एक डिजिट को दूसरे पे डिवाइड करें, जैसे आप 5 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आता है, 1। दोनों का चार्ज तो बराबर है, तो एक को दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे रिलेटिव मैस निकालने के लिए या चार्ज निकालने के लिए,
तो जवाब आपके पास 1 आएगा। तो इसका कितना लेते हैं स्टूडेंट, +1, और इसका कितना हम लेते हैं, -1 लेते हैं। अच्छा, एक प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट P पॉजिटिव। इसका ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये इसका एटॉमिक नंबर है और 1 जो है इसका मैस नंबर है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है और मैस नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर -1 और मैस नंबर क्या है स्टूडेंट, 0। क्योंकि इसका मैस नंबर इतना स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, कि इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट देखें ऊपर 0 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसके बाद है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन तीनों का जब हम मिक्सर लेते हैं सैंपल के अंदर, यहाँ पर एक सैंपल है जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ये तीनों का सैंपल है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट लगी हुई होती है, एक नेगेटिव प्लेट लगी हुई होती है। दरमियान की जो स्पेस होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही होती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा करंट ले रहे हैं, कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं या दूसरा करंट ले रहे हैं। तो इसमें प्रोटॉन जो है आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है कि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को स्टूडेंट वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये कोई डिफ्लेक्शन शोक नहीं करेगा, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब स्टूडेंट डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी, इलेक्ट्रॉन की देखें डिफ्लेक्शन ज्यादा है, प्रोटॉन की कम है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो हैवी पार्टिकल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट ये लाइटर पार्टिकल है, वेरी लाइट, मैस इसका 0 लिया जाता है, आप देख सकते हैं लाइटर पार्टिकल है, तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे एक बाइक वाला है और एक बस वाला है। तो बाइक वाला सही तरीके से डिफ्लेक्शन कर सकता है, अच्छी तरह से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि तेजी से मोड़ काट सकता है, और बस वाला जो है वो इजीली नहीं डिफ्लेक्ट कर सकता अपने पास से, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए लंबे पाथ की जरूरत होती है, और बाइक वाले को डिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़े से पाथ भी हो तो वहां पर वो उसकी डिफ्लेक्शन जो होती है पॉसिबल होती है। तो डिफ्लेक्शन जो स्टूडेंट होती है वो चार्ज टू मैस रेशियो पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर मैस किसी का ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन उसकी कम होगी। मिसाल के तौर पर ये 2 पार्टिकल हैं स्टूडेंट, इसका चार्ज जो है वो +1 है और दूसरा है एल्यूमिनियम, या सेम पार्टिकल मैं ले लेता हूँ, मैस बराबर होना चाहिए, इसके ऊपर चार्ज है स्टूडेंट +3, तो इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट चार्ज जिसका भी ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन जो है ज्यादा होगी, मोर, और जिसका चार्ज कम है उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम। अगर मैस के देखें तो मैस के इनवर्स होती है, यानी कि हैवी चीज जैसे बस है, बस की अगर आप एग्जांपल दें तो बस की डिफ्लेक्शन जो है वो लेस होती है, लेस। अगर आप बाइक की डिफ्लेक्शन दें लें तो उस बाइक की क्या होती है स्टूडेंट, ज्यादा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि बस का जो मैस है वो ज्यादा है, साइज बड़ा है, मैस ज्यादा है, और बाइक का साइज भी कम है, इसी वजह से उसकी डिफ्लेक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो डिफ्लेक्शन का मैस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। इस रेशो को हम बोलते हैं चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज टू मैस रेशो। तो जिसकी चार्ज टू मैस रेशो कम होगी उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब चार्ज ज्यादा होगा मैस कम होगा तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो क्या होगी, ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। जब चार्ज टू मैस रेशो कम होगी तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी स्टूडेंट, कम। तो चार्ज अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, अगर मैस ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट होगी, इनवर्स होगी, मैस ज्यादा होता जाएगा, डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं बस और बाइक। नेक्स्ट वन स्टूडेंट स्लाइड,
एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम या न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो शेल्स के अंदर होंगे, और प्रोटॉन्स होंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इनमें से दोनों में से कोई एक लेना है, टोटल प्रोटॉन्स या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर जो होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है स्टूडेंट। दोनों को सम करना पड़ता है, प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी। इलेक्ट्रॉन इसमें हम नहीं लेते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इतना कम होता है कि उसको हम निगलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर को दूसरा नंबर क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, क्योंकि हर एटम का, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये किसी का भी नहीं होता, सिर्फ कार्बन का होता है। जैसे आईडी कार्ड के ऊपर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो सिर्फ आपका हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। सेम एटॉमिक नंबर जो 6 है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का होगा, किसी और का नहीं होगा। इसी वजह से आइडेंटिफाई करने के लिए एटॉमिक नंबर अगर आपको गिवन है तो आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो दोनों किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर तमाम, अगर इन दोनों पार्टिकल्स को जमा करें तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियन कहलाते हैं, और न्यूक्लियन की जो टोटल नंबरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियन नंबर। एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। एटॉमिक मास को या मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर इसको ओवरऑल किसी कोई भी एलिमेंट आप ले लें, ये हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, कोई भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी, तो एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है या मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है स्टूडेंट। अब मास नंबर जो होता है वो डबल या डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, या तो फिर स्टूडेंट क्या होगा, मोस्ट केसेस में सिवाय प्रोटियम के अलावा ये स्टूडेंट या तो क्या होगा, डबल, या फिर डबल से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, आर मोर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसमें प्रोटियम उसमें बराबर होते हैं। अब इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर लिखते हैं। अब अगर ये भी पता ना चले कि ये ज्यादा होता है, ये हमेशा कम होता है सिवाय एक एलिमेंट के, और वो कौन सा एलिमेंट है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, प्रोटियम, जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होता है। ये एलिमेंट ऐसा है जिसके दोनों एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होते हैं। बाकी तमाम एलिमेंट में मास नंबर जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, डबल होता है या डबल से ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर की निस्बत। स्टूडेंट आप इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला आप डिजिट माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी फार्मूले को हम रीचेंज भी, मतलब रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट z को इधर ले आए, z इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। अगर इसको हम रीअरेंज करें, ऐसे रीअरेंज करें कि z को हम इधर ले आए, यानी कि a को n को हम उधर ले जाएं और z को हम इधर ले आए, यानी कि दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दें, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट z इज इक्वल टू a माइनस n, यानी कि z को हम इधर ले आए लेफ्ट साइड पर और n को हम राइट साइड पर ले गए। तो ये एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। एटॉमिक नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको एटॉमिक मास भी गिवन होगा, न्यूट्रॉन्स भी गिवन होंगे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें एक और भी एक मैंने सिंबल यहाँ पर गिवन है मैग्नीशियम का, इसका क्या मतलब है, इसमें देखें स्टूडेंट 12 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, 24 जो है वो मास नंबर है। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इसका मतलब है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर इसके अंदर 12 प्रोटॉन है
और सेम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही होते हैं। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर 12 क्या होंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला कैसे आएगा, 12 माइनस 24 माइनस 12 यानी कि A माइनस जी। 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 न्यूट्रॉन। तो ये आप इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। शर्त यह है कि उस वो न्यूट्रल होना चाहिए। एटम एटम न्यूट्रल कौन सा होता है, जिसके ऊपर जीरो चार्ज हो, जीरो चार्ज वाला न्यूट्रल कहलाता है। तो उसमें प्रोटॉन भी बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन को कैसे निकालना है, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को मनफी कर दो तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस बिटवीन मैस नंबर एंड एटॉमिक मैस। मैस नंबर में और एटॉमिक मैस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको जो मैस पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मैस नंबर मिलता है ना कि सॉरी वो एटॉमिक मैस मिलता है ना कि मैस नंबर। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, जो मैस नंबर होता है वो आपको फ्रैक्शनल पार्ट में मिलता है, फ्रैक्शनल यानी कि डेसिमल में, डेसिमल के अंदर मिलता है, जिसके अंदर मतलब जिसको आप कहते हैं डेसिमल पॉइंट हो उसको हम फ्रैक्शनल का नाम देते हैं, फिर डेसिमल का नाम भी उसको कहते हैं। तो मैस नंबर जो होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है और इसका आपको पता है कि सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जबकि जो एटॉमिक मैस होता है वो किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मैसेज को, मैस नंबर को सम किया जाता है, रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और आखिर में एवरेज निकाली जाती है। एवरेज निकाल के जो आता है ना उसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं। तो एटॉमिक मैस मैस नंबर नहीं होता, ये आप कंफ्यूज ना होना। हाँ होता तकरीबन इसके बराबर है, लेकिन ये डिफरेंट टर्म है और ये डिफरेंट टर्म है। मैस नंबर इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियन नंबर, और एटॉमिक मैस को हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ एक आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये प्रोटियम है, प्रोटियम का मैस नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है और ट्रिटियम का स्टूडेंट 3 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स ले लें तो हर एक का आइसोटोप्स का मैस नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जबकि एटॉमिक मैस जो है वो तीनों की एवरेज निकाली जाती है। एवरेज प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम उनकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन होती है। प्रोटियम की जैसे 98% होती है, ड्यूट्रियम की, ट्रिटियम की 1.11 होती है और इसी तरह से ड्यूट्रियम की 0.09 समथिंग होती है। उन रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके मैस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एवरेज निकाली जाती है और वो एवरेज आखिर में जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। तो एटॉमिक मैस एक डिफरेंट है, पीरियोडिक टेबल में जो आपको गिवन होता है वो एटॉमिक मैस होता है, मैस नंबर नहीं होता। तो स्टूडेंट ये तमाम आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक एलिमेंट के जो जितने आइसोटोप्स हैं उन सारों को ये रिप्रेजेंट करता है और ये एक किसी एक आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था आपकी बुक में, मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसको डिटेल से समझा दिया। स्टूडेंट अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप लोगों ने फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपको दोनों चीजें मोस्टली गिवन होती हैं। एटॉमिक नंबर भी गिवन होता है स्टूडेंट, यहां पर आप पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मैस नंबर को ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर थोड़ा होता है, मैस नंबर मोस्टली ज्यादा होता है, डबल या डबल से ज्यादा होता है। देखें इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मैस नंबर 23 है, डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है। डबल होता तो 22 होता, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो स्टूडेंट इसी तरह से अब अगर इसमें से हम न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये कैसे आया, A माइनस जी वाला फार्मूला हमने लगाया, A माइनस जी। A हमारा कितना था स्टूडेंट 23, जी कितना था 11, 23 माइनस 11 आंसर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 12। तो ये 12 न्यूट्रॉन इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये वाला एटॉमिक नंबर आपको गिवन नहीं है तो फेडरल बोर्ड के पेपर के बैक साइड पे आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होती है, आप फिर पीरियोडिक टेबल यूज कर लें पेपर की बैक साइड के ऊपर। बैक साइड जो होगी ना आखिर में एंड के ऊपर
वो वहां पर आपको जो है स्टूडेंट इसकी गिवन होगी पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से आप एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। मैथ्स नंबर आपको नहीं मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मैथ गिवन होता है, मैथ्स नंबर गिवन नहीं होता। तो मैथ्स नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आप वहां से देख लें, ये आपको मैथ्स नंबर यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा, तो उसमें से आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मैथ्स नंबर गिवन है तो न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, तो आप इसका मैथ्स नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं जब न्यूट्रॉन्स भी गिवन हो? न्यूट्रॉन्स गिवन है, अब गिवन है हमें स्टूडेंट न्यूट्रॉन, मैथ्स नंबर भी गिवन नहीं है, सॉरी एटॉमिक नंबर भी गिवन नहीं है। एटॉमिक नंबर के लिए आप क्या यूज करेंगे? पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर अगर आपने फाइंड करना है, पीरियोडिक टेबल यूज करेंगे, पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जाके आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर आपको कितना मिलेगा? 8। अब मैथ्स नंबर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? ए कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ए का फार्मूला क्या होता है? n प्लस जी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n आपके पास कितना है स्टूडेंट? 10, ठीक है, और z आपने पीरियोडिक टेबल से कितना देख लिया स्टूडेंट? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। तो सिंपल है, आप इसे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं है ना कि हमें तो सिर्फ न्यूट्रॉन गिवन है, न्यूट्रॉन गिवन है, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आपको मैथ नंबर गिवन होगा, मैं सॉरी एटॉमिक नंबर गिवन होगा, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को सम अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? मैथ नंबर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर। ये तो मोस्टली स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होती है। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट? आपको पता है न्यूट्रॉन है इसमें 36, और एटॉमिक मास कितना है इसका? 66। और जी आप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? a माइनस n। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट इसका? अब इसमें से a आपके पास है 66, n कितना है? 36। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 30। अब 30 वाला देखें कि कौन सा है, जिसका 30 एटॉमिक नंबर है वो कौन सा है? तो स्टूडेंट आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, वो कौन सा है? जिंक। तो ये भी पूछ सकता है, नाम पूछ लेगा। एटॉमिक नंबर आप फाइंड कर लेंगे, वो पीरियोडिक टेबल में भी गिवन होगा, आप उसका नेम फाइंड कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आता है अगर आइन आ जाए हमारे पास, कोई आइन, आइन आप दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटाइन, यानी कि जो कैथोड की तरफ मूव करके जाता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं, और जो एनोड की तरफ मूव करके जाता है उसको हम एनाइन बोलते हैं। कैटाइन कैसे बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम कैटाइन बोलते हैं, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम एनाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आता है? मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 2 है, इसका मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, इसका मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 3। अच्छा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन के बराबर होगा। अगर किसी एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव। स्टूडेंट इसको -2 नहीं लिखना, 2 नेगेटिव लिखना है। जो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी जो होती है पहले नंबर लिखा जाता है, बाद में साइन लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक, उसमें ऑक्सीडेशन अगर यूं लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट वैलेंसी। वैलेंसी लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है? 2 माइनस लिखना होता है। ये क्या है स्टूडेंट? वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की जो ऊपर लिखी हुई होती है। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में यही फर्क होता है, इसमें साइन पहले डिजिट बाद में, इसमें डिजिट पहले और साइन बाद में। तो यहाँ पर जो एलिमेंट के ऊपर लिखी हुई होती है ये वैलेंसी होती है, डिजिट पहले लिखा हुआ होता है, साइन बाद में लिखा हुआ होता है। तो इसमें अब इसमें जितना यानी कि साइन लिखा हुआ है उतना उसने इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए हुए हैं, नेगेटिव में है तो गेन किए हुए हैं, प्लस में है तो लूज किए हुए हैं। स्टूडेंट अब हम निकालेंगे कैसे? इसमें से कैसे निकालेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि आप इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? पहले इनके हम निकाल लेते हैं।
अब मैग्नीशियम +2, आपको कुछ भी नहीं गिवन, आप सीधा पीरियोडिक टेबल यूज करेंगे। पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको कितना मिलेगा 12, एल्यूमिनियम का कितना मिलेगा 13। ये पीरियोडिक टेबल से आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पीरियोडिक टेबल, यूज पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई इट्स एटॉमिक नंबर। अब जब एटॉमिक नंबर आ जाएंगे तो इसके अंदर अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, यानी कि Z के बराबर होते हैं, और वो कितने आएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। इसने कितने लूज किए स्टूडेंट, लूज कितने किए, कितना चार्ज है इसके ऊपर +2, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए या लूज किए, वो कितने हैं स्टूडेंट 2 है। तो 2 इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बाकी कितने इसके अंदर बचेंगे स्टूडेंट 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13, लूज कितने किए 3, बाकी कितने बचे 10। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर टोटल कितने होंगे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 में से 3 इसने क्या किए हुए हैं स्टूडेंट, लूज किए हुए हैं, बाकी कितने बचेंगे इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लूज किए हुए होते हैं, इसी वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज आता है। +3 क्यों आता है स्टूडेंट, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन भी बराबर होते हैं, प्रोटॉन भी 13 होती है, इलेक्ट्रॉन भी 13 होते हैं, तो चार्ज 0 हो जाता है। प्लस का 13 होता है तो माइनस का भी कितना होता है 13। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, लॉस करवा देंगे, तो प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे 10। तो इसी वजह से इसके प्लस का चार्ज होता है +13 और नेगेटिव का चार्ज होता है -10, तो +3 चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से +1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से +2 आता है, और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से +3 आता है। स्टूडेंट इसमें उलट होगा, इसमें आप लोगों ने ऐड करने हैं, इधर आप लोगों ने माइनस किए हैं, यहाँ पर -3 किया है, यहाँ पर -2 किया है, इधर आप लोगों ने ऐड करने हैं। अब इसमें भी आप पीरियोडिक टेबल यूज करेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट 17। अब इसका अगर आप वो करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें यानी कि कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। गेन कितने किए हैं इसने 2 गेन किए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर -2 है तो 2 इसने गेन किए हुए हैं। गेन करने वाले को प्लस करेंगे तो ऐसा है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। सेम क्लोरीन के लिए भी आप देख लें, क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17। कितने गेन किए हुए हैं उसने, 1 गेन किया हुआ है। क्यों 1 गेन किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर -1 या -1 चार्ज है, तो -1 है तो उसको आप प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट -18 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ये कुछ ऐसे एग्जांपल है, जैसे आप के जेब में से टोटल 5000 थे, 1000 रिमूव हो गया, अब जो लॉस हो गया उसको आप माइनस करते हैं हमेशा, और जो आपने गेन कर लिया, अगर 1000 लॉस हो गया तो बाकी आपके पास कितने बचे 4000, 5000 में से 4000 रह गए, एक को आपने माइनस कर दिया। अगर आपने गेन किया कहीं से 1000 गेन कर लिया, पहले 5000 थे आप 6000 हो जाएंगे, उसको आप ऐड करेंगे। तो जो गेन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऐड किया जाता है, और जो लॉस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम माइनस करते हैं, ये बात याद रख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक इतना था, नेक्स्ट टॉपिक फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। इन दिनों में कुछ गैप आ गया था, और एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना दें कि हम ये सिलेबस कवर कैसे करेंगे, क्योंकि 21 चैप्टर्स हैं और काफी लेंथी कोर्स है। स्टूडेंट इसमें मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी टिप्स दे सकता हूँ। इसमें चैप्टर नंबर जो 5 है फिजिकल स्टेट्स वाला, वो 9th वाला चैप्टर है, उसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड की, सॉलिड की, गैस की, और फिर चैप्टर नंबर जो है 13 और 14 वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और बिल्कुल इजी है। वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो विदाउट मतलब आप किसी टीचर से पढ़े या किसी स्कूल से पढ़े आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो ऐसे 3 चैप्टर हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर हैं। बाकी जो है वो चैप्टर्स हैं तो सही, और चैप्टर नंबर 4 भी इसी तरह से है। चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल है, मोल वाले, एवोगाड्रोस नंबर वाले,
उसमें 2 न्यू टॉपिक हैं सिर्फ, लिमिटिंग रिएक्टेंट का और यील्ड का। बाकी सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो इसमें ऐसा ज्यादा डेटा रखा गया है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जिनकी 9th की बेस बनी हुई है उनके लिए तो ये जितना भी कोर्स जिनको ज्यादा लग रहा है उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 50% टॉपिक ऐसे हैं जो उन्होंने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इसको कवर करने के लिए उस बच्चे के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उस बच्चे के लिए जरूर मुश्किल है जिसकी 9th के अंदर बेस नहीं है, जिसे मतलब 9th के अंदर टॉपिक सारे भूल चुके हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 80-70%, उनको तकरीबन भूल चुका था, लेकिन कुछ आइडिया होता है, वो थोड़ा सा उनको रिवाइज करेंगे तो वो याद हो जाएंगे। तो हो सकता है कि ये चैप्टर कम हो जाए, जैसे 9th क्लास के कम हो गए फेडरल बोर्ड में। तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तब तक तो हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आखिर में ये चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हो सकता है कि ये स्किप हो जाए, तो फिर आपका सिलेबस जो है वो पहले वाली बुक से भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली बुक में ये वाले चैप्टर जो थे ये डिटेल में दिए गए थे, काफी डिटेल में थे, और वो एक चैप्टर और आपके 2 चैप्टर। इस बुक में ये है चैप्टर बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं, छोटे छोटे से हैं, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, यानी कि हाँ ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा सा इजाफी है, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको टाइम पे कवर कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।